हाँ, तो पब्लिक फाइनेंस चैप्टर है। अब सबसे पहले बताइए क्या कर रहे हो सैफा और अहमद? किताब खोलो और उसको बिल्कुल सामने रखो। अब जब भी मैं बताता जा रहा हूँ ना उसको मतलब बुक को बिल्कुल सामने रखो, ठीक है? अब सबसे पहले आता है पब्लिक फाइनेंस के बारे में। पब्लिक फाइनेंस है क्या? पब्लिक फाइनेंस का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है उसका फंड। पब्लिक बेसिकली गवर्नमेंट को कह रहे हैं यहाँ पर, और गवर्नमेंट को ही कहते हैं जिसे हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर्स हो गए, तो वो गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं। अब पब्लिक फाइनेंस का मतलब हमने यहाँ पे देखना है कि गवर्नमेंट किस तरह से बजट बनाती है या वो मुल्क का जो पैसा इकट्ठा होता है इसको हैंडल करती है। इसके अंदर आती है सबसे पहली चीज़ जो कि सबसे अहम है, वो है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो है ये पब्लिक फाइनेंस का दिल है, सब कुछ है पब्लिक फाइनेंस का। अब फिस्कल पॉलिसी क्या है? देखो, फिस्कल पॉलिसी ना एक पॉलिसी है, मतलब जैसे हम किसी किस्म की कोई पॉलिसी बनाते हैं या कोई मिशन बनाते हैं, जो कि है गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई एक पॉलिसी कि उन्होंने इस पॉलिसी के ज़रिए से कंट्री को चलाना है, कि उन्होंने पैसे कलेक्ट भी करने हैं और उसके बाद वही कंट्री पे लगाने भी हैं, और इसके ज़रिए से उन्होंने मुल्क की इकॉनमी बेहतर करनी है और मुल्क को चलाना है इस पॉलिसी को, जिसके ज़रिए वो इकॉनमी बेहतर करते हैं, कंट्री के रेवेन्यूज़ को इकट्ठा करते हैं, पैसे जमा करते हैं, बजट बनाते हैं। उसके बाद वही चीज़ वो फिर कंट्री पर उस चीज़ का खर्चा करते हैं, इकॉनमी बेहतर करते हैं। इस सब को बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। और बेसिकली फिस्कल पॉलिसी के ज़रिए से ही कंट्री की जो इकॉनमी है वो बेहतर होती है। यही सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिस्कल पॉलिसी इज़ अ मेजर इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट टू स्टेबलाइज़ इकॉनमी स्पेशली बाय मैनिपुलेटिंग टैक्सेस एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। खैर, अच्छा, अब समझना ये है कि फिस्कल पॉलिसी के अंदर ये पॉलिसी है, लेकिन इसके अंदर 2 टूल्स हैं जिनका गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है इकॉनमी को स्टेबलाइज़ करने के लिए। मतलब ये है कि जब भी हमें लगता है या गवर्नमेंट को लगता है कि इकॉनमी के अंदर फ्लक्चुएशन है, तो वो अपने सामने रखते हैं फिस्कल पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी के अंदर 2 हथियार हैं, 2 टूल्स हैं जो गवर्नमेंट के हैं, और गवर्नमेंट उनको इस्तेमाल करती है उन 2 हथियारों को। एक हथियार है टैक्स और दूसरा हथियार है एक्सपेंस। अच्छे से सुन लो, फिस्कल पॉलिसी के 2 टूल्स हैं, टैक्स, एक्सपेंस। टैक्स, एक्सपेंस, ये दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहूँ रेवेन्यू, एक्सपेंस। रेवेन्यू वही होगा ना जो टैक्स लेते हैं। फिस्कल पॉलिसी के 2 ही टूल्स हैं, एक हो गया टैक्स रेवेन्यूज़ और दूसरा हो गया एक्सपेंस। अब इन 2 के ज़रिए ही मुल्क की इकॉनमी जो है वो बेहतर होगी। सिर्फ़ ये 2 ही हैं फिस्कल पॉलिसी के। सबसे पहला जो टूल है, जो कि है हमारे पास रेवेन्यू का, कि कैसे गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है। अब देखो, रेवेन्यू जो जनरेशन होती है ना गवर्नमेंट की, वो होती है 2 तरीकों से। एक होता है टैक्स रेवेन्यू और एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। मतलब एक गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बनाती है, पैसा बनाती है, खजाना बनाती है टैक्सेस के ज़रिए। जिस तरह के इनकम टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, ये सब। एक तो ये रेवेन्यू का सोर्स होता है जो होता है टैक्स रेवेन्यू। फिर होता है कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब वो कौन-सा होता है? जैसे गवर्नमेंट के कुछ इदारे होते हैं, उनकी फीस होती है। छोटी-सी फ़ीस होती है, पर्ची होती है, वो फ़ीस आपको पे करनी होती है, या जिस तरह आप कह लो कि बोर्ड का जैसे पेपर होता है, उसकी फ़ीस होती है, अब वो कोई टैक्स थोड़ी है। पेपर फ़ी आप दे रहे हो, तो वो एक रेवेन्यू जा रहा है गवर्नमेंट को। अब उनका मसला वो इस रेवेन्यू का जो भी करें। उसके बाद जैसे हमारे पास चालान हो जाता है। अब ये चालान का पैसा है, ये कहाँ जाता है? वार्डन वाले की जेब में, तकरीबन। लेकिन ख़ैर, बात ये है कि वो कोई टैक्स नहीं है, वो हम पे एक पेनल्टी है, वो चालान है। तो वो पे तो करना है जो कि गवर्नमेंट के बजट में जाएगा, लेकिन वो टैक्स रेवेन्यू तो नहीं है, वो है नॉन टैक्स रेवेन्यू। लिहाज़ा ये जब हम फिस्कल पॉलिसी के टूल्स की बात करते हैं जिसमें रेवेन्यू आता है और एक्सपेंस आता है, तो रेवेन्यू फिर 2 तरह के आते हैं, एक टैक्स रेवेन्यू और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो हमने देख लिया ये 2 तरह के रेवेन्यूज़ होते हैं। उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ में यहाँ बहुत कुछ लिखा हुआ है, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, फ़ी, पेनल्टी, रॉयल्टीज़ भी तो होती हैं, जैसे पता तो है, जैसे ये सुई के मकाम पे रॉयल्टी मिलती है उन लोगों को। उसके बाद ये तो बात थी एक टूल की, दूसरा टूल होता है एक्सपेंस का।
कि गवर्नमेंट किस तरह से जो पैसे जमा किए हैं, उनका खर्चा करती है इकोनॉमी को स्टेबलाइज़ करने के लिए। मतलब जिस चीज़ की भी कमी है इकोनॉमी के अंदर, तो उसी चीज़ पे खर्चा करो ताकि वो चीज़ बेहतर हो जाए और इकोनॉमी स्टेबलाइज़ हो जाए। ये 2 ही तरीके हैं जिसके ज़रिए से गवर्नमेंट इकोनॉमी को बेहतर करती है। अब एक्सपेंस क्या होते हैं? एक्सपेंस 2 तरह के होते हैं, जैसे रेवेन्यू 2 तरह का था। एक्सपेंस होता है एक डेवलपमेंटल एक्सपेंस और एक होता है नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंस। और डेवलपमेंटल का उनका ये सीधा मतलब है कि वो एक्सपेंस जिसकी वजह से डेवलपमेंट होती है, मतलब पहले से कुछ बेहतरी आती है, उसको बोलते हैं डेवलपमेंटल एक्सपेंस। लेकिन नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंस का मतलब होता है वो एक्सपेंस जो मैनेजमेंट पर लगता है। मतलब ये है कि मैनेजमेंट पे लग रहा है, कर तो सारा काम मैनेजमेंट रही है, लेकिन कोई बेहतरी तो नहीं हो रही ना। एक चीज़ आज मैनेज हो रही है, वही कल मैनेज हो रही है। तो जो मैनेजमेंट पे लगता है ना पैसा, वो नॉन डेवलपमेंटल होता है। अभी मैं बताता हूँ किस तरह। खास तौर पे जिन्होंने बात की हुई है, डिफेंस का जो बजट है, ये सारा का सारा नॉन डेवलपमेंटल है। इसका डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो डिफेंस बजट है ना। वो बचाव के लिए है या फिर वो मज़ीद चीज़ों के लिए है, क्योंकि इसका डायरेक्ट कंट्री की डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। डेवलपमेंट का ताल्लुक है इस तरह से कि कंट्री की एग्रीकल्चर बेहतर हो रही है, उसके रोड नेटवर्क बेहतर हो रहा है, उसमें स्कूल्स बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं। जो डिफेंस बजट है, ये एक तरह की मैनेजमेंट बजट है। और मैंने भी आपको कहा मैनेजमेंट बजट जो है, ये डेवलपमेंटल बजट नहीं होता। डिफेंस वाले जो हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो तो ज़ाहिर-सी बात है मैनेज कर रही है ना पाकिस्तान के डिफेंस को और अपना काम कर रही है। मतलब कोई मैनेजमेंट चला रहा है। अच्छा, और क्या मैनेजमेंट चल सकती है? अब जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, सारे ही मैनेजमेंट के हैं, तो ये सारे के सारे नॉन डेवलपमेंटल हैं। लॉ एंड ऑर्डर जैसे अदालत है, अब कितनी अजीब बात लगती है कि कानून पे पैसा लग रहा है तो वो नॉन डेवलपमेंटल है। लेकिन हकीकत ये है कि नॉन डेवलपमेंटल का मतलब यहाँ पर ये है कि जो चीज़ जितना पैसा मैनेजमेंट पे लगता है ना, वो नॉन डेवलपमेंटल होता है। तो ज़ाहिर है लॉ एंड ऑर्डर जो है या फिर जो हमारी अदालतें हैं, वो मैनेज करती हैं, वो मैनेजमेंट के लिए हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स करने के लिए हैं, वो कोई डेवलपमेंट के लिए थोड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन बाद कोई कानून पेश होगा और यहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ बनने लग जाएँगी। इस तरह तो नहीं है ना, वो एक तरह से मैनेजमेंट पे लग रहा है, तो ये सारा नॉन डेवलपमेंटल है। अब टैक्स भी 2 रेवेन्यूज़ भी 2 तरह के हो गए, सॉरी टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू और ठीक इसी तरह से एक्सपेंस भी 2 तरह के हो गए, जिसमें डेवलपमेंटल एक्सपेंस और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंस थे। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं एक्सपेंस और रेवेन्यूज़, इन दोनों को बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी और इसके ज़रिए से इकोनॉमी जो है वो बेहतर होती है। अच्छा, ये कैसे होती है? अब सबसे पहले देखो यहाँ लिखा हुआ है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी या फिर एंटी डिफ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी। अब यही ना पूरे चैप्टर के अंदर यही सबसे अहम है, बाकी तो बात ही कोई नहीं इस पूरे चैप्टर में। अच्छा, यहाँ पर अगर ग्राफ में देखो, तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है उस पर वाई एफ लिखा हुआ है। यहाँ वाई का मतलब इनकम है, ठीक है, या एम्प्लॉयमेंट बोल दो। वाई एफ का मतलब है फुल एम्प्लॉयमेंट। तो जहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट का जो पॉइंट होगा उसको कहा गया होगा वाई एफ। अच्छा देखो, जो इकोनॉमी के अंदर 2 सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो वहाँ इन्फ्लेशन आ सकती है या फिर वहाँ क्या हो सकता है कि डिफ्लेशन आ सकती है। अब ये हम कौन-सी पॉलिसी पढ़ रहे हैं? ये है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी या फिर एंटी डिफ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी। एंटी डिफ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी का ये मतलब है कि डिफ्लेशन की सिचुएशन होगी, जब डिफ्लेशन की सिचुएशन होगी फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करेंगे, डिफ्लेशन खत्म हो जाएगी। और उस पॉलिसी को क्या बोलेंगे? एंटी डिफ्लेशनरी पॉलिसी। समझ आ रही है ना? डिफ्लेशन की हालत होगी और जब हमें पता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हो, इकोनॉमी को बेहतर करना हो तो क्या करते हैं? फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं। तो डिफ्लेशन की हालत थी, फिस्कल पॉलिसी इस्तेमाल हुई, डिफ्लेशन खत्म हो गई, एंटी डिफ्लेशन हो गई और इस चीज़ को क्या कहते हैं? एंटी डिफ्लेशनरी पॉलिसी कहते हैं। तो ये बेसिकली होता क्या है? अब देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट होती है ना, वाईएफ, जितनी ज़्यादा कंट्री में इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन का मतलब है कि जो प्राइस लेवल बढ़ता है, हर साल 20%, 10%, 15% इन्फ्लेशन होती है। इन्फ्लेशन का मतलब चीज़ों की प्राइस बढ़ रही हैं, तो उतनी ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होती है। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट होती है। ये बड़ा ही थोड़ा अजीब सा सिनेरियो है, क्योंकि ये पढ़ोगे तो समझ आएगा
कि देखो ना यार, अगर तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तभी तो वो डिमांड कर रहे हैं, और उनके डिमांड करने से तो प्राइस लेवल बढ़ रहा है। लेकिन वो उनको इतना पैसा मिल रहा है कि वो मज़ीद डिमांड कर रहे हैं, और मज़ीद डिमांड करने से मज़ीद पैसा मिल रहा है, और उसकी वजह से देखो अभी एक सर्कल बनता जा रहा है ना। तो अब हो क्या रहा है कि बात यही आ गई कि जब डिमांड बढ़ती है, जब चीज़ों की प्राइस बढ़ती है, तो इन्फ्लेशन बढ़ती है। और इन्फ्लेशन क्यों बढ़ती है? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। तो सॉरी यार, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। तो अब सीधा-सीधा इस बात को दिमाग में बिठा लो कि इन्फ्लेशन का एम्प्लॉयमेंट के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है, कि जब भी इन्फ्लेशन होगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, रोज़गार भी बढ़ेगा इन्फ्लेशन के साथ-साथ। अब जब ये वाईएफ वाला पॉइंट जो है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट का है, और हम बात कर रहे हैं कि सिचुएशन ये है कि डिफ्लेशन है, और डिफ्लेशन को ख़त्म करने के लिए फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब बताओ, डिफ्लेशन फुल एम्प्लॉयमेंट से आगे होगी या फुल एम्प्लॉयमेंट से पीछे होगी? अभी मैंने कहा जब इन्फ्लेशन होती है ना, तो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है, तो डिफ्लेशन होगी तो एम्प्लॉयमेंट क्या होगी? कम होगी ना। तो ये वाईएफ से नीचे जो है, ये बात वाज़िह करता है कि डिफ्लेशन जो है वो यहाँ पर हुई है, इस टाइम मौजूद है। क्योंकि वाईएफ का मतलब है कि एक फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट, ना ही इन्फ्लेशन ना ही डिफ्लेशन। तो अब यहाँ पर है डिफ्लेशन। इकोनॉमी में क्या है? डिफ्लेशन। चीज़ों की प्राइस जो है वो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। अच्छा, सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है यार कि ये कोई अच्छी बात है कि चीज़ों की प्राइस कम होती जा रही है ज़रूरत से ज़्यादा। उसका पता है क्या इम्पैक्ट पड़ता है? असल में हो क्या रहा है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है, खरीदने की डिमांड ही नहीं है, जिसकी वजह से प्राइस गिरती जा रही है। तो मुल्क में तो बेरोज़गारी बढ़ रही है, क्योंकि लोगों के पास कुछ रोज़गार ही नहीं है, उनके पास पैसे ही नहीं है, वो कुछ खरीद ही नहीं पा रहे, कुछ खरीदते नहीं है, किसी चीज़ की डिमांड ही नहीं होती, इनकी प्राइस ही नहीं होती। तो ये एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब जब डिफ्लेशन का सीन है, अब डिफ्लेशन को ख़त्म करने के लिए हुकूमत एक ही चीज़ कर सकती है, और वो है फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी के हमने पढ़े 2 टूल्स, रेवेन्यू और एक्सपेंस। अब हुकूमत क्या करे कि किसी तरह से ये डिफ्लेशन खत्म हो जाए। हुकूमत क्या करे किस तरह से ये डिफ्लेशन खत्म हो जाए। अब क्या करें हम कि टैक्सेस को कम कर दें, क्योंकि 2 ही टूल्स है ना, रेवेन्यू और एक्सपेंस। रेवेन्यू यानी टैक्स। टैक्स जो है उनको कम कर दें। अब जब टैक्स कम होंगे तो क्या होगा? जो आमदनी है लोगों की वो बढ़ेगी। जो वो सामान खरीद नहीं पा रहे थे, अब वो खरीदेंगे। जब वो खरीदने जाएँगे, जिस सामान की डिमांड ही नहीं थी, उसकी डिमांड बढ़ेगी। जिसकी प्राइस गिरती जा रही थी, उसकी प्राइस बढ़ेगी, और आहिस्ता-आहिस्ता डिफ्लेशन का पॉइंट खत्म होता जाएगा। क्योंकि टैक्स जो है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से आमदनी बढ़ रही है। इंक्रीज़ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से क्या होगा? जब हम किसी चीज़ पे स्पेंड कर रहे हैं, सॉरी गवर्नमेंट स्पेंड करती है, तो उससे ये रेट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि जितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन, उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, और जितनी ज़्यादा डिफ्लेशन, उतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिफ्लेशन हुई पड़ी है। डिफ्लेशन की सिचुएशन जो होती है, उसमें 2 बातें होती हैं कि एक तो यहाँ पे बेरोज़गारी है। चीज़ों की प्राइस इतनी गिर गई, कोई खरीदने वाला ही नहीं है, इतनी बेरोज़गारी है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, फिस्कल पॉलिसी के तहत 2 ही काम कर सकती है। या तो टैक्स को कुछ कर सकती है, या एक्सपेंस को कुछ कर सकती है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंस बढ़ा देती है। एक्सपेंस बढ़ाने का मतलब वो कोई प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे। वो उस प्रोजेक्ट के ज़रिए लोगों को रोज़गार देंगे, और लोगों के ऊपर टैक्स कम करने लग जाएँगे। टैक्स कम करेंगे, एक तो रोज़गार मिल रहा है, दूसरा उनकी आमदनी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ेगी, कंट्री में डिमांड बढ़ेगी, डिफ्लेशन खत्म हो जाएगी खुद ब खुद। ये ग्राफ जो है एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएगा, हो सकता है उससे भी ऊपर चला जाए। लिहाज़ा इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करती है। अब बात समझना है, फिस्कल पॉलिसी के 2 टूल्स, जब मैं बात बोल रहा हूँ ना, इसको रटो थोड़ा। फिस्कल पॉलिसी के 2 टूल्स, एक्सपेंस और रेवेन्यू। रेवेन्यू के लिए दूसरे लफ्ज़ टैक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और करो। जब भी इसको अप्लाई करना होगा, तो एक चीज़ बढ़ाएँगे और दूसरी चीज़ को कम करेंगे। जब भी फिस्कल पॉलिसी को अप्लाई करना होगा, तो एक चीज़ को बढ़ाएँगे और दूसरी चीज़ को कम करेंगे। जैसे जब हमने देखा कि डिफ्लेशन का पॉइंट है, और डिफ्लेशन के पॉइंट के अंदर हमें पता था कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है कि वो कुछ खरीद पाएँ।
तो क्या करें? टैक्स अब मुझे बताना बताना सीधी-सीधी बात। जब मैं देख रहा हूँ कि अवाम के पास कुछ पैसे ही नहीं है कि वो खरीद सकें कुछ, तो गवर्नमेंट में एक ऑफ़िशियल बंदा बैठा हुआ है जो कंट्रोल कर सकता है, वो अवाम के ऊपर टैक्स बढ़ाएगा या कम करेगा? सीधी-सी बात, वो टैक्स कम करेगा, ताकि कुछ डिमांड तो हो। अब एक चीज़ टैक्स क्या हो रही है कम, तो एक्सपेंस क्या होगा? एक्सपेंस बढ़ेगा, बस सीधी बात है। जब भी डिफ्लेशन को खत्म करना होता है तो टैक्स को कम कर दो और एक्सपेंस को बढ़ा दो। ये और ये क्या है, डिफ्लेशन को खत्म करने वाली बात है। इसको एंटी डिफ्लेशनरी बोलते हैं, इसको एक्सपेंशनरी भी बोलते हैं, क्योंकि देखो ना ग्राफ पहले कॉन्ट्रैक्टर था, वाई एफ से पीछे था, फिर जब ये खत्म हो गया तो ये आगे निकलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसको एक्सपेंशनरी बोलते हैं। सेम सिचुएशन अब जो है, जो मुल्क है उसके अंदर इन्फ्लेशन है, चीज़ों की प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है। अब बहुत ज़्यादा हो गई है, तो क्यों हुई है? क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो गई है। लोगों के पास पैसा बहुत आ गया है, वो बार-बार डिमांड कर रहे हैं, 300 की चीज़ 1000 की हो गई है और इस तरह से डिमांड इतनी बढ़ गई है कि चीज़ों की प्राइस बढ़ गई है। अब मुझे बताओ, जब गवर्नमेंट देख रही है, वो कहती है गवर्नमेंट इकोनॉमी तो डिस्टेबलाइज़ है क्योंकि इन्फ्लेशन है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कुछ ऐसा कर सकते हैं टैक्स के साथ, कुछ ऐसा कर सकते हैं एक्सपेंस के साथ जिससे ये चीज़ बेहतर हो जाए। अब जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठ के देख रहे होंगे कि मुल्क में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है और वो डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब बताओ वो उन पर टैक्स ज़्यादा लगाएँगे या कम लगाएँगे? लोगों पर। उन लोगों पे टैक्स ज़्यादा लगाएँगे। अच्छा, अब एक टूल जो है टैक्स वाला वो इंक्रीज़ हो गया तो एक्सपेंस वाला क्या होगा? कम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब इस ग्राफ में देखो वाई-एफ वाला पॉइंट है। वाई-एफ है फुल एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, तो ये अब इस तरह से है कि अब वाई-एफ का जो पॉइंट है ये है फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब ये बेस्ट पॉइंट है। इससे ऊपर एम्प्लॉयमेंट होती है, रोज़गार ज़्यादा होता है इससे, वो गलत है। इससे कम रोज़गार होता है, वो भी गलत है। जिस तरह हमने देखा इससे पहले था उसको डिफ्लेशन बोल रहे थे, रोज़गार कम था, डिमांड नहीं थी। अब इन्फ्लेशन के केस में रोज़गार भी ज़्यादा होता है, डिमांड भी ज़्यादा होती है, चीज़ों की प्राइस भी ज़्यादा होती है, तो गवर्नमेंट जो है वो टैक्स बढ़ा देती है। अब एक टूल बढ़ रहा है तो दूसरा टूल क्या होगा? एक्सपेंस कम होगा, ये बात क्लियर है ना? तो टैक्स बढ़ जाता है जी, टैक्स बढ़ता है लोगों पे, उनकी आमदनी जो है वो कम होती है, आमदनी कम होती है तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो उनके पैसे हैं वो कम होते रहेंगे और डिमांड जो है वो कम होगी। डिमांड कम होने की वज़ह से जो प्राइसेज़ हैं वो भी कम होंगी और इसकी वज़ह से इन्फ्लेशन जो है वो कम होती रहेगी। और ठीक इसी तरह से टैक्स बढ़ा रहे हैं और जो एक्सपेंस हैं वो कम कर रहे हैं। मतलब ज़्यादातर गवर्नमेंट जो है अपने प्रोजेक्ट्स उनको थोड़ा स्लो कर देगी। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिससे मज़ीद रोज़गार पे रोज़गार मिलता जा रहा हो, क्योंकि यार डिमांड ही इतनी हो रही है, प्राइसेज़ लेवल बढ़ते जा रहे हैं। हर मज़दूर जो है वो गाड़ी लेने पहुँचा हुआ है। अजीब ही सीन है। तो गवर्नमेंट जो है उस सिनेरियोज़ पर इस तरह करती है कि टैक्स भी बढ़ा देती है और अखराजात भी कम कर देती है। और इसको बोलते हैं एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसी, यानी ऐसी पॉलिसी जिसमें हम इन्फ्लेशन के एंटी हो रहे हैं, इन्फ्लेशन को ख़त्म कर रहे हैं। यह एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसी। और चूँकि ग्राफ को देखो पहले कहाँ पर था ये और अब हम इसको टैक्स बढ़ाए और एक्सपेंस कम किया और इसको हम पीछे की तरफ लेते हैं, तो इसी तरह ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, तो इसको कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी भी बोलते हैं, एंटी डिफ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी भी बोलते हैं, सॉरी एंटी इन्फ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी भी बोलते हैं कि इसकी वजह से इन्फ्लेशन खत्म हुई है। अच्छा, इस तरह से यार ये ना इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इन 2 चीज़ों को बड़ा डील करते होते हैं। तो यही काम होता है फिस्कल पॉलिसी का कि गवर्नमेंट जो है उसका इस्तेमाल करती है और टैक्स के ज़रिए और एक्सपेंस के ज़रिए, कभी टैक्स को बढ़ाया, एक्सपेंस को कम कर दिया, फिर एक्सपेंस बढ़ाते हैं, टैक्स को कम कर देते हैं। जिस तरह की भी इकोनॉमिक सिचुएशन होती है, उस तरह से फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं और इकोनॉमी को जो फुल एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट है, उसकी तरफ लेकर आते हैं। खैर इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स हैं फिस्कल पॉलिसी के, आखिर फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या हो सकते हैं? अभी तो मैंने बताया देखो, कीप इन्फ्लेशन लो, इन्फ्लेशन को अब बुक सामने हो, ठीक है? इन्फ्लेशन को कम करना, हाँ ठीक है, जब इन्फ्लेशन होती है तो हम उसको कम करने के लिए टैक्स बढ़ाते हैं। कीप एम्प्लॉयमेंट हाई, अब एम्प्लॉयमेंट हाई का क्या मतलब है? देखो ना, जब हमारे पास इन्फ्लेशन होती है तो एम्प्लॉयमेंट तो पहले से बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा हाई होती है। हम उसको कम करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होती है।
यहाँ पे कीप एम्प्लॉयमेंट हाई का मतलब ये है कि अगर एम्प्लॉयमेंट पहले से ही कम है, जैसे डिफ्लेशन में हमने देखा कि एम्प्लॉयमेंट तो है ही नहीं, लोगों के पास पैसे खर्च करने के लिए नहीं है, तो उस चीज़ को बढ़ाने के लिए कीप एम्प्लॉयमेंट हाई यहाँ पर कहा गया है कि हम फिर टैक्स कम कर देते हैं लोगों पे और एम्प्लॉयमेंट जो है वो हाई हो जाती है, लोग खरीदने के काबिल हो जाते हैं, मार्केट में डिमांड बढ़ती है और इस तरह से स्टेट इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है जी, इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती है, इन्फ्लेशन कम हो जाती है, डिफ्लेशन भी कम हो जाती है, हर चीज़ अपनी जगह पे आ जाती है। इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स जो हैं, बाहर से चीज़ें आ रही हैं, बाहर जा रही हैं, उसकी वजह से भी कंट्री के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए, ना इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन हो। फिर बैलेंस्ड एक बजट रहे, मतलब जो बजट है वो सही उसकी कलेक्शन हो और वही सही लगे। बेसिकली उस बैलेंस रहे बजट के अंदर ना, ज़्यादा वो एक्सपेंस भी ना हो जाए और ज़्यादा टैक्स कलेक्शन भी ना हो जाए। तो इस चीज़ों के दरमियान ये बैलेंस जो है, बेसिकली सीधी सी बात ये है कि इकोनॉमी के अंदर जो पैसा इकट्ठा होता है हुकूमत की तरफ से, उसको अच्छे से बैलेंस करना जो है, और फिर कभी-कभार जब प्राइसेस बढ़ जाती हैं, कम हो जाती हैं, उस चीज़ को टैकल करना, हैंडल करना, इस सब को बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। कुछ लिमिटेशंस है वो कह रहे हैं फिस्कल पॉलिसी की। पहला है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब ये है कि अब पहले से ही हमने इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया कि जो फिस्कल पॉलिसी है आने वाले वक़्तों में उसको हमने किस तरह से अप्लाई करना है। आने वाले वक़्तों में चीज़ों की प्राइस बढ़ जाएगी क्योंकि हम इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं लोगों को बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है उनकी डिमांड्स बढ़ जाएँ। डिमांड बढ़ेगी तो ज़ाहिर है फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो पहले से ही कुछ इकदामात उठा लें। तो वो कहता है कि यार कभी-कभार ये प्रेडिक्शन गलत भी तो हो सकती हैं। प्रेडिक्शन हमेशा सच तो नहीं होती। लेकिन फिस्कल पॉलिसी तो प्रेडिक्शन की बेस पे अप्लाई हो जाती है। अब प्रिडिक्शन की बेस पर अप्लाई हो जाती है तो हो सकता है आगे इन्फ्लेशन हो ही ना, डिफ्लेशन हो जाए। तो फिर इस चीज़ को बोलते हैं, ये फिस्कल पॉलिसी की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है जिसको फोरकास्टिंग बोल रहे हैं। फिर आगे कहता है टाइम लैग। कभी-कभार ये होता है कि फिस्कल पॉलिसी अप्लाई होते-होते देर लग जाती है। मान लो कि अगर हमें पता है कि यार एम्प्लॉयमेंट तो है ही नहीं, जब एम्प्लॉयमेंट नहीं है टैक्स कम कर दिया और रेवेन्यू जो एक्सपेंस है उसे बढ़ा दिया। जब हम एक्सपेंस बढ़ाते हैं तो कोई नई एम्प्लॉयमेंट के लिए चीज़ें जैसे मेट्रो है या कुछ इस तरह से कुछ भी नया बना दिया। नया बनाया जी, एक्सपेंस किया गवर्नमेंट ने, कुछ नए जॉब्स दी, ठीक है? तो वो 1 मिनट में थोड़ी मिल जाती हैं, उनको टाइम लगता है। बनती हैं नई सीटें, इदारा बनता है, फिर उसकी मैनेजमेंट हायर होती है, फिर उसके बाद वो वैकेंसीज़ आती हैं, फिर जॉब मिलती है। अब ये 1 महीने में भी नहीं होता, आपको पता है बहुत टाइम लग जाता है। तो इस चीज़ को वो कहते हैं टाइम लैग भी होता है कि एक वक़्त में जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो फिस्कल पॉलिसी अप्लाई करने से उस वक़्त की तो ज़रूरत पूरी नहीं होती, क्योंकि वो अप्लाई होते काफ़ी टाइम लग जाता है और हो सकता है जब तक वो अप्लाई हो तब तक उस चीज़ की ज़रूरत ही ना रहे। तो ये भी चीज़ वो कह रहे हैं कि एक लिमिटेशन है फिस्कल पॉलिसी की। क्राउडिंग आउट का ये मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा कर लेती है अपना, मतलब गवर्नमेंट जो है वो अवाम का पैसा ज़्यादा खर्च कर रही है, अवाम पर ही, और किसी पे नहीं, अवाम पर। तो उससे ये होता है कि जितने प्राइवेट सेक्टर्स हैं ना, वो थोड़े खतरे में आ जाते हैं। क्योंकि वो चाहे कुछ भी कर लें, गवर्नमेंट का मुकाबला तो नहीं कर सकते ना। तो इस वजह से जितने भी प्राइवेट जो होते हैं, वो मार्केट से आउट हो जाते हैं। वो मार्केट छोड़ देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो हर चीज़ सस्ते में बेचनी है। गवर्नमेंट को तो हर किस मतलब प्रॉफ़िट कमाने से नहीं है। गवर्नमेंट का मतलब है रेगुलेशन से, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि इस साल हमने 30% पैसा लगा दिया, इस साल 70% पैसा बच गया, नहीं। गवर्नमेंट अगर 70% बचने ही नहीं देगी ना वो अगले साल कलेक्ट ही कम करेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट का काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, गवर्नमेंट का काम है रेगुलेट करना चीज़ों को। तो वो कहते हैं लेकिन पब्लिक जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उनका काम तो प्रॉफिट है। और वो बोलते हैं कि जब गवर्नमेंट उनके मुकाबले में आ जाती है तब तो वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट तो सस्ती चीज़ देती है। और फिर वो मार्केट छोड़ जाते हैं, जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं। और इस चीज़ को बोलते हैं क्राउडिंग आउट, मतलब वो आउट हो गए मार्केट से, वो क्राउड से ही आउट हो गए और इसको क्या बोलते हैं, क्राउडिंग आउट बोलते हैं। फिर वो बोलता है जी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टैक्स होते हैं। भाई अगर एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, लोगों का पैसा है, लोगों के पास डिमांड है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर देती है जी, फिस्कल पॉलिसी के तहत टैक्स लगा देती है। भाई क्यों? हमारा पैसा है, हम डिमांड कर रहे हैं, तो टैक्स किस लिए? और वो टैक्स बढ़ा देते हैं। हालाँकि उन्होंने तो इकोनॉमी को स्टेबलाइज़ करना है, लेकिन लोगों के लिए जो है ये डिमोटिवेशन बन जाती है।
डिस्करेज बन जाती है। वो कहते हैं हम जितना ज़्यादा कमाएँगे उतना ज़्यादा टैक्स लगता रहेगा, इससे अच्छा कमाते ही नहीं है। तो ये भी है क्या है, एक नेगेटिव साइड आ गई हमारे पास फिस्कल पॉलिसी की। फिर है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन विद द मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, ये पॉइंट अभी समझ नहीं आएगा क्योंकि एक और पॉलिसी होती है जिसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। ये पॉलिसी गवर्नमेंट नहीं देखती, ये देखता है स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक देखता है। कभी-कभार इस तरह होता है सेंट्रल बैंक कोई ऐसी पॉलिसी निकालता है और गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी निकालती है, जो दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। लेकिन अब अप्लाई कौन-सी होगी? क्योंकि सेंट्रल बैंक जो है उसके पास भी पूरे-पूरे इख्तियारात हैं इस चीज़ के। आगे हम पढ़ेंगे कि ना सेंट्रल बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी निकालता है और उसके अंदर कोई गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता, कोई पावर नहीं होती गवर्नमेंट की इस पॉलिसी में। ठीक इस तरह से फिस्कल पॉलिसी में सेंट्रल बैंक का स्टेट बैंक का कोई इंटरफेयर नहीं होता। तो फिर ये दोनों कभी-कभार आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं। तो वो कहते हैं ये भी एक लिमिटेशन है फिस्कल पॉलिसी की। बहरहाल ये पॉइंट्स हैं यार, समझ तो आ गए हैं, अब इनको ना देख लेना। आगे कि भाई टैक्सेशन। टैक्सेशन मैंने भी बताया कि भाई टैक्सेशन का मतलब है जो गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करती है ना, वो 2 तरह से होता है। एक टैक्स के ज़रिए और एक होता है नॉन टैक्स। तो टैक्स के ज़रिए पता है जैसे इनकम टैक्स होता है या सेल्स टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है। यही तो जाते हैं फिर खज़ाने के अंदर और फिर यही एक्सपेंस लगता है अवाम के ऊपर और फिर इस तरह से कंट्री जो है वो ग्रो करती है, ये जो भी होता है कंट्री के साथ। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि टैक्स का क्या फंक्शन होता है? तो टैक्स के ना 4 मेन फंक्शन हैं। सबसे पहला है फिस्कल, फिर एलोकेशन, रेगुलेशन और इंसेंटिव। फिस्कल, फिस्कल क्या है? फिर हमने फिस्कल पॉलिसी पढ़ी थी। फिस्कल बोलते हैं पैसों को। तो टैक्स इज द मेन कंपोनेंट ऑफ फिस्कल मैटर्स ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट के जो भी पैसों वाले मामलात हैं उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है? टैक्स होता है। जाहिर है टैक्स ही तो है जिसके से मुल्क चलता होता है। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है भाई, सिंपल सी बात की हुई है कि जो गवर्नमेंट के फिस्कल मामलात होते हैं पैसों वाले, वो कौन हैंडल करता है? टैक्स। और ये टैक्स का सबसे बड़ा फंक्शन है। दूसरा है एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब है कि किस तरह से रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना। मिसाल के तौर पर जी, अब अलग-अलग तरह के टैक्स होते हैं कि जिनकी इनकम ज़्यादा होती है, तो उनसे आप ज़्यादा परसेंटेज में टैक्स लो। फिर जो ज़्यादा बना रहे होते हैं प्रोडक्ट्स, उनसे सेल टैक्स उन पे अप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ रिसोर्सेज लगाए जाते हैं ताकि जो फिस्कल जो है हमारे पास पैसा है, जो खजाने में जाता है, वो ज़रा एडुकेट अमाउंट में जाए। और इस चीज़ को वो बोल रहे हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ टैक्स के ज़रिए ही मुमकिन होता है। यानी एक तो हो गया फिस्कल कि हर सूरत पैसा जाना ही जाए, दूसरा एलोकेशन कि किस तरह से टैक्स को एलोकेट करना है। हाई इनकम ग्रुप पे हाई टैक्स लगा दो, लो इनकम ग्रुप पे लो टैक्स लगा दो। जैसे पाकिस्तान में 50,000 से कम वाले पर कोई टैक्स नहीं। अगर कोई 50,000 से कम कमाता है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता। तो किस तरह से हमें उस चीज़ को एलोकेट करना है, इसको एलोकेशन बोलते हैं। और ये भी एक टैक्स का फंक्शन है। फिर रेगुलेशन है कि क्या करना है गवर्नमेंट ने उस टैक्स का। टैक्स जो है वो ज़ाहिर-सी बात है कि गवर्नमेंट अगर कोई स्पेंडिंग करती है, तो वो भी टैक्स के पैसों से करेगी। उसके अलावा कोई भी काम है, वो टैक्स के पैसों से ही होगा ना। तो जो रेगुलेशन है कंट्री के अंदर, वो रेगुलेशन करती तो गवर्नमेंट है, लेकिन किस चीज़ के ज़रिए? टैक्स के ज़रिए। तो टैक्स का एक ये भी बहुत बड़ा फंक्शन हो गया कि वो गवर्नमेंट की रेगुलेटरी फंक्शन को भी वो परफ़ॉर्म करती है। एंड में आता है इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब होता है कि भई आप यूँ कह लो कि एक तरह से मोटिवेशन कह लो, करेज या फिर डिस्करेज। इंसेंटिव का मतलब चलो आप सिर्फ़ ये समझो कि ये होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन यार ये कह रहे हैं कि मतलब इस तरह से कि कुछ जैसे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं बड़े-बड़े या कुछ ऐसे लोग जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं या जिस तरह आर्म्ड फोर्सेस हैं, तो उनके ऊपर क्या होता है टैक्स की बहुत ज़्यादा कमी कर दी जाती है। लेकिन ठीक जब कोई इल्लीगल काम हो रहा होता है, तो जिस तरह से भी शराब या इन चीज़ों पर, तो टैक्स इन पे ज़्यादा लगता है, कम लगता है? इन पे लगता है ज़्यादा। तो वो कहते हैं कि टैक्स जो है ये मोटिवेशन बनता है। लोग गलत काम ही फिर कम करते हैं क्योंकि उनको पता है यार इस पे तो टैक्स भी ज़्यादा देना होगा। लेकिन अगर वो खिदमत करते हैं कंट्री की, तो फिर उनको अलाउंस मिलते हैं, टैक्स छोड़ो अलाउंस तक मिलते हैं। तो वो कहते हैं ये एक मोटिवेशन बन जाता है लोगों के लिए कि टैक्स का काम सिर्फ़ पैसा ही नहीं रह जाता, मोटिवेशन भी बन जाता है कि लोग जो हैं वो गलत कामों से दूर रहते हैं, इल्लीगल हरकतों से दूर रखते हैं क्योंकि इसमें पेनल्टीज़ बहुत ज़्यादा लग जाती हैं, टैक्स बहुत ज़्यादा लग जाते हैं और वो वही काम करते हैं जिसमें टैक्स कम लगता है
और वो जो उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट हो जाती है टैक्स की, बल्कि उनको अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो ये जो है ये 4 बेसिकली फंक्शंस हो गए टैक्स के, फिस्कल, एलोकेशन, रेगुलेशन और इंसेंटिव। अच्छा, अब आ रही है सबसे अहम चीज जो है कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। सबसे पहली बात तो ये कि कैनन्स जो हैं ये बहुत सारे हैं टैक्स के, लेकिन एडम स्मिथ ने 4 दिए हैं। कैनन का ये मतलब है कि कुछ ऐसी बुनियादी बातें हैं कि जिनकी बेस पर हम ये कह सकते हैं कि टैक्स कलेक्शन का जो तरीका है वो बेस्ट हो सकता है अगर इन कैनन्स को फॉलो किया जाए। याद रखना, इन कैनन्स को फॉलो करेंगे तो टैक्स का तरीका बेहतर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि टैक्स जो है वो इसी तरीके से ही कलेक्ट होता है, ये सिर्फ हमें तरीका बताया हुआ है कि इस तरीके से टैक्स कलेक्शन बेहतर हो सकती है। अब एडम स्मिथ ने दिए 4 कैनन्स। पहला है इक्वलिटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस और इकोनॉमी। सबसे पहले कैनन ऑफ इक्वलिटी का ये मतलब है कि जितनी इनकम उतना टैक्स, मतलब जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, जितनी कम इनकम उतना कम टैक्स। अब इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि अगर 1 लाख एक बंदा कमा रहा है तो उस पर 10% टैक्स लगाएं तो वो 10,000 बनेगा, और यही एक 10 लाख बंदा कमा रहा है उस पर 10% लगाएं तो 1 लाख बनेगा। ये कैनन ऑफ इक्वलिटी नहीं है, क्योंकि परसेंटेज सेम है। कैनन इक्वलिटी कहता है अगर एक बंदा 1 लाख कमा रहा है उस पर 10% लगाओ, एक बंदा 10 लाख कमा रहा है उसे 20% लगाओ। ये है कैनन ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब यहाँ पर हरगिज बराबर नहीं है। यहाँ इक्वलिटी का मतलब है गरीब आदमी कम परसेंटेज से टैक्स देगा और अमीर आदमी ज्यादा परसेंटेज से टैक्स देगा। तो वो कह रहे हैं ये है कैनन ऑफ इक्वलिटी, और इस कैनन को इस्तेमाल करने से टैक्स जो तरीका है ये बेहतर हो सकता है। फिर है कैनन ऑफ सर्टेनिटी। कैनन ऑफ सर्टेनिटी ये है कि जो टैक्स है वो सर्टेन होना चाहिए। अब सर्टेन का क्या मतलब है कि हर आदमी को पता होना चाहिए कि उसकी किस चीज पर कितना परसेंट टैक्स लगेगा और कितना परसेंट उसको देना होगा, किस तरह के टैक्स उसको फेस करने पड़ सकते हैं, किस तरह की पर्टिकुलर फील्ड में। इस सब बोलते हैं कैनन ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेन का मतलब होता है कि एक चीज वाजे है, यकीनी हो, हर आदमी को पता हो, कम से कम हर आदमी को ये तो पता हो कि इतना कितना टैक्स देना है किस किस चीज पर। तो कहते हैं अगर पता ही नहीं होगा तो जाहिर है मुल्क डिस्टेबलाइज होगा, किसी को पता नहीं मैंने किस चीज पे कितना टैक्स देना है, वो तो परेशान ही होगा बाद में। तो इस चीज पे उन्होंने कहा हुआ है कि यह है कैनन ऑफ सर्टेनिटी। हर चीज जो है टैक्स कलेक्शन के लिए वो सर्टेन होनी चाहिए, लोगों को वाजे होनी चाहिए, ताकि उसके जरिए से वो टैक्स जो है वो कलेक्ट कर सकें और इसकी वजह से आसानी भी हो। सिंपल सी बात इतना है इसके अंदर। तीसरा कैनन ऑफ कन्वीनियंस। कैनन ऑफ कन्वीनियंस का मतलब है कि जो आदमी जिस भी तरह कन्वीनियंट हो टैक्स देने के लिए वो उस तरह टैक्स दे। एक आदमी साल का कमाता है तो उसे आप पर ईयर टैक्स लो। एक आदमी मंथली कमाता है उसे मंथली टैक्स लो। अब मंथली वाले से साल का लोगे, साल का आखिरी महीना तो बेचारा वो भूखा मर जाएगा, क्योंकि उस जाहिर सी बात है एक साइकोलॉजी है आदमी की, वो नहीं बचा पाएगा हर महीने। तो एट द एंड जब वो साल का पूरे साल का आखिरी महीने में उससे टैक्स लोगे तो वो उस आखिरी महीना तो जिंदा ही नहीं रह पाएगा वो। तो यही बात है, वो कह रहे हैं कि ये कन्वीनियंट नहीं रहता लोगों के लिए। और फिर इस तरह से जो पर ईयर कमाते हैं उनसे पर ईयर टैक्स लो। तो कन्वीनियंस के अंदर ये है कि जो टैक्स देने वाला होता है, जो आदमी होता है, उसको जो भी कन्वीनियंट लगे तरीका टैक्स देने के लिए, तो जो डिपार्टमेंट है टैक्स कलेक्शन का उसको चाहिए वो उसी तरीके से ही टैक्स लें। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वो तरीके हैं जिनके जरिए टैक्स कलेक्शन बेहतर हो सकती है, ना कि ये वो तरीके हैं जो हर सूरत अप्लाई करने चाहिए। ये बस कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसे कैनन्स हैं जिनसे टैक्स की कलेक्शन बेहतर हो सकती है। खैर ये पॉइंट था कैनन ऑफ कन्वीनियंस का, जिसके अंदर था कि टाइम और मैनर जो है ये अकॉर्डिंग टू द टैक्स पेयर के होना चाहिए। फिर है कैनन ऑफ इकोनॉमी। कैनन ऑफ इकोनॉमी का सीधा मतलब ये है कि जो एफबीआर का इदारा है उसपे कम से कम खर्चा हो। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि 1 अरब टैक्स कलेक्शन के लिए वो 20-30 करोड़ रुपए सिर्फ इदारे पे ना लगा दें जिसने टैक्स को कलेक्ट करना है। मतलब हमने 1 अरब कलेक्ट करना है और हम सिर्फ कलेक्ट करने में ही 20-30 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, तो वो कहते हैं ये चीज गलत है। कलेक्टेड जो अमाउंट है और जो एफबीआर के इदारे में जाती है, जो टैक्स कलेक्शन का इदारा होता है, उस पर पैसा कम से कम खर्च हो।
ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा करने के लिए कम से कम पैसा खर्च हो। इस चीज़ को बोलते हैं कैनन ऑफ इकोनॉमी। और वो एडम स्मिथ के ये 4 कैनन है। तो एडम कहता है कि इन 4 कैनन्स को अगर आप इस्तेमाल करते हो, तो जो कंट्री है वो बेहतरी की तरफ जा सकती है। आगे कुछ कैनन्स हैं, जिसमें कैनन ऑफ फिस्कल एडिक्वेसी, फ्लेक्सिबिलिटी, सिंप्लिसिटी, डाइवर्सिटी है। सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये कैनन एडम स्मिथ के नहीं है, लेकिन फिर भी ये टैक्सेशन के हैं, कुछ अलग इकोनॉमिस्ट ने दिए हैं। कैनन ऑफ फिस्कल एडिक्वेसी का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो उतना तो टैक्स ले कि जितना उनको लगता हो कि उन्होंने अवाम पे खर्च करना है और इसके जरिए कंट्री चलाना है। फिजिकल का मतलब है पैसा, एडुकेसी का मतलब एडुकेट, मतलब उतने मुनासिब टैक्स कलेक्शन तो गवर्नमेंट करे जिसके जरिए से मुल्क बेहतरी से चल जाए। फिजिकल एडुकेसी मतलब एक एडुकेट अमाउंट में फिजिकल मौजूद होना चाहिए, इसको बोलते हैं कैनन ऑफ फिजिकल एडुकेसी। फिर आता है कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का ये मतलब है कि अगर आपको लगता है कि टैक्स कलेक्शन जो है वो ज़्यादा हो गई है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, और अब आपको लगता है कि खर्च करने के लिए भी नहीं है, मतलब टैक्स कलेक्शन जो है, क्योंकि यार ये ना बात ये है कि प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता। अगर इकोनॉमी में आपको लगता है कि खर्च करना जो है वो ज्यादा नहीं है और टैक्स ज्यादा कलेक्ट हो रहा है, तो टैक्स कम लगाओ। और आपको लगता है कि नहीं यार अभी बहुत ज्यादा एक्सपेंस करना है कंट्री पर और इतना नहीं रेवेन्यू जनरेट हो रहा, तो टैक्स बढ़ा दो। तो ये कह रहे हैं सिर्फ हमेशा टैक्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब आपको लगे कि टैक्स जो है जरूरत से ज्यादा है, तो टैक्स कम भी करो। यानी ये चीज क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। और इस फ्लेक्सिबिलिटी को उन्होंने क्या कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फिर है कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का ये मतलब है कि जो टैक्स जो पे करते हैं और जो पे करने का जितना भी प्रोसीजर होता है वो बड़ा सिंपल होना चाहिए। अब जैसे एफबीआर के वकील होते हैं, उनको हायर किया जाता है और उनसे कहा जाता है कि वो टैक्स पे करें, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है पे करना किस तरह से है। वो कहते हैं इस तरह नहीं होना चाहिए। जो टैक्स पे करने का जितना भी प्रोसीजर है वो काफ़ी आसान होना चाहिए, और इसी तरह से ही लोग जो है वो इसको पे कर सकें। मतलब ये बहुत सिंपल होना चाहिए। फिर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का ये मतलब है कि किसी एक इनकम ग्रुप को टारगेट करने के बजाय अलग अलग ग्रुप्स को टारगेट करो। मतलब अब आपको पता है कि हमने पहले कैनन में पढ़ा फिजिकल एडुकेसी कि इतना तो हमें टैक्स चाहिए कि हमारा जो बजट है वो आराम से एडुकेट मतलब कवर हो जाए। अब वो कहते हैं कि अगर आप इनकम टैक्स जो है वो ज्यादा लगाते हो। अब इनकम टैक्स है, सबसे पहली बात जो है, कमाने वाले लोग कितने हैं, 25 करोड़ में से मुश्किल से 6-7 करोड़ होंगे। इनमें 50,000 से ज्यादा कमाने वाले कौन से होंगे, शायद ही 1-1.5 करोड़ होगा। अब अगर सिर्फ हम इनकम टैक्स लगा दें पाकिस्तान पर, तो 25 करोड़ लोगों पे खर्च होने वाला पैसा सिर्फ 1.5 करोड़ लोग देंगे। तो कैनन ऑफ डाइवर्सिटी का ये मतलब है किसी एक ग्रुप से ज्यादा पैसे लेने के बजाय किसी एक ग्रुप से ज्यादा पैसे लेने के बजाय तमाम ग्रुप से थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट करो। जब हम उन्हीं 1.5 करोड़ लोगों से 25 करोड़ लोगों के लिए पैसा कलेक्ट करेंगे, तो इनकम टैक्स तो 50-60% होगा। तो वो कहते नहीं, इस तरह ना करो कि चेक पे दबाव ना डालो। आप इनकम टैक्स के साथ साथ सेल्स टैक्स लगा दो, इनकम टैक्स कम कर दो, 20-30% लगा दो, 10% लगा दो, प्रॉपर्टी टैक्स लगा दो, वेल्थ टैक्स लगा दो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा दो। अब जब प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा तो हो सकता है बहुत से गरीब भी आ जाएं जिनकी जमीन है, उस 1.5 करोड़ से तादाद बढ़ जाए। प्रॉपर्टी टैक्स जो है, सेल्स टैक्स लगाएंगे, बात ही खत्म हो जाएगी। कितनी चीजें बिकती हैं डेली, वो तो पूरे 25 करोड़ आवाम उसके बीच में आ जाएगी। तो वो कहते हैं सिंपल सी बात यह है डाइवर्सिटी का, कि किसी एक तबके पे मुकम्मल दबाव डालने के बजाय हर तबके पे थोड़ा थोड़ा दबाव डालो, और इस चीज को बोलते हैं कैनन ऑफ डाइवर्सिटी। फिर आता है जी टैक्स जो है वो 3 तरह का होता है। देखो एक होता है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, टैक्स की ना दो अलग तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक तो हम करते हैं कि टैक्स का बर्डन किस पे पड़ा। अगर हम इस बेस पे टैक्स को देखें तो टैक्स दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर एक और होता है कि भाई टैक्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ टैक्स। वो 3 तरह का होता है, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल टैक्स और फिर रिग्रेसिव टैक्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है।
देखो, डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि जब टैक्स अप्लाई होता है तो वो फिर उसी आदमी पर हो जिसके ऊपर टैक्स लगा है, वही आदमी पे करे टैक्स। ये डायरेक्ट कनेक्शन हो गया ना गवर्नमेंट का और उस आदमी का, तो इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जिस आदमी पर टैक्स लगा है वही पे करेगा, तो डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स लगा है, एक बंदे पे 1.5 लाख कमाता है तो वही पे कर रहा है, डायरेक्ट टैक्स है। प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, उसी बंदे की है, डायरेक्ट टैक्स है। अब इस बात आती है किसकी, इनडायरेक्ट की। देखो, सेल्स टैक्स जो है, मैं चाहता हूँ कुछ खरीदने, मोबाइल खरीदने, 50,000 का मोबाइल है पर चलो 5,000 टैक्स है। ये टैक्स कौन देगा, मैं या कोई और? जाहिर है मैं खरीदने जा रहा हूँ, मैं दूंगा। ये टैक्स मुझ पे लगा था? नहीं, ये तो उस दुकान वाले पे लगा था, क्योंकि सेल्स टैक्स है। सेल्स टैक्स है ना, वो बेच रहा है यार, ले तो मुझसे रहा है पैसे। तो अब मुझसे जो पैसे लिए गए, तो ये टैक्स किसी और पे लगा, पे किसी और ने किए। समझ रहे हो ना सेल्स टैक्स की बात? देखो, टैक्स किसी और पे लगा, पे किसी और ने किया। अब ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पर टैक्स जो है वो किसी और पर लग रहा है, पे कोई और कर रहा है, और ये क्या हो गया, ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। यही फर्क होता है डायरेक्ट टैक्स में और हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स में। अब इनडायरेक्ट टैक्स की कुछ मजीद एग्जांपल्स भी हैं। सॉरी, हमारे पास सेल्स टैक्स जो मैंने बता दिया था। कस्टम टैक्स होता है, फिर उसके बाद कस्टम टैक्स जो है जैसे यार ये खरीदो फरोख्त के लिए होता है। मिसाल के तौर पर जो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स होती हैं वहाँ पर होता है, वहाँ पे एक्साइज टैक्स भी लगता है और ये कस्टम टैक्स भी लगता है। तो ये जो है, ये सारे जो हैं, ये जितने भी हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्स हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जिस पे टैक्स लगता है वो पे नहीं करता, दूसरा बंदा पे करता है। फिर आता है प्रोग्रेसिव, हमारे पास प्रोपोर्शनल और ये रिग्रेसिव टैक्स, ये क्या होते हैं? अब सबसे पहली बात तो ये है, अगर तो इनकम के साथ साथ परसेंटेज ऑफ टैक्स बढ़ती है तो वो होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। एक बंदा 1 लाख कमा रहा है, 10% टैक्स दे रहा है। एक बंदा 10 लाख कमा रहा है, 20% टैक्स दे रहा है। एक बंदा 1 करोड़ कमा रहा है, 40% टैक्स दे रहा है। प्रोग्रेसिव टैक्स, सिंपल। उल्टा ले जाओ, 1 करोड़ वाला 40%, 10 लाख वाला 20%, 1 लाख वाला 10%, 60,000 वाला 5%। प्रोग्रेसिव टैक्स। परसेंटेज में बात होगी यहाँ पर हर सूरत। प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है? प्रोपोर्शनल टैक्स होता है कि सारे सेम परसेंटेज में टैक्स देंगे। परसेंटेज सेम, अमाउंट नहीं, परसेंटेज। 1 लाख वाला 10%, उसका 10% 10,000 बन रहे। 1 करोड़ वाला भी 10%, अब उसका 10% तो 10 लाख बन रहा है, लेकिन देंगे 10% ही। ये हो गया प्रोपोर्शनल। फिर आता है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स होता है जब इनकम बढ़ती है ना, तुम्हारे पास इसकी परसेंटेज कम हो जाती है। मतलब 10,000 वाला 5% देगा, 1 लाख वाला, अब इनकम देखो बढ़ गई ना, वो कितना देगा, वो 2% देगा। इनकम बढ़ने के साथ साथ इसकी परसेंटेज ऑफ टैक्स कम होती है। अब आप कहोगे कि ऐसी कौन सी चीज है कि जिस पर इनकम बढ़ती है तो टैक्स जो है वो कम हो जाता है? अब इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल है सेल्स टैक्स, क्योंकि सेल्स टैक्स भी जो है वो एक रिग्रेसिव टैक्स है। अब यहाँ पर बात को समझना, एक बंदा है जो 1 लाख रुपए कमाता है और वो कुछ खरीदने गया हुआ है। मान लो वो मोबाइल खरीदने गया हुआ है जो कि है 50,000 का। अब उस पर लग रहा है जी 10, चलो ठीक है, 10% टैक्स लग रहा है मोबाइल पर, सेल्स टैक्स। अब वो 50,000 वाला कितने का हो गया, 55 का। तो उसने कितने दिए, 55,000 पे। 1 लाख उसकी आमदनी थी और वो सेल्स टैक्स के साथ मोबाइल कितने का लेकर आया, 55,000 का। अब एक आदमी है जिसकी 10 लाख आमदनी है, वो सेम मोबाइल लेने गया है। अब मुझे बताओ उस पे सेल्स टैक्स कितना लगेगा? यार 5,000 ही लगेगा उस पे भी।
एक बंदा 1 करोड़ कमाता है, वो 5,000 50,000 वाला मोबाइल लेने गया हुआ है, और सेल्स टैक्स तो मोबाइल पे लगना है ना। तो वो कितना है, वो उस मोबाइल की रकम का 10%, 10% कितना है मोबाइल की रकम का, वो 5,000 बनता है। तो मोबाइल तो 55,000 का ही मिलेगा तीनों को। लेकिन अगर हम देखें 1 लाख वाले का, तो वो 1 लाख रुपए कमा रहा है और टैक्स कितना दे रहा है, 5,000। समझ आ रही है बात की, कि अब उसकी आमदनी 1 लाख है और वो टैक्स कितना दे रहा है, 5,000। अब 10 लाख वाला, वो कमा कितना रहा है, 10 लाख, मोबाइल पर टैक्स कितना दे रहा है, 5,000। इससे फर्क नहीं पड़ता, आप 60,000 कमाओ, लेकिन आपको टैक्स है वो 5,000 दोगे। अब यहाँ पर इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ी, परसेंटेज ऑफ टैक्स कम हो गई। अब आप कहोगे परसेंटेज ऑफ टैक्स कम थोड़ी हुई है, दे तो 5,000 है, देखो परसेंटेज तो कम हुई है ना। आपको क्या लगता है कि 1 लाख वाले आमदनी जो वाला बंदा है, उसके लिए 5,000 वही वैल्यू रखता है जो 10 लाख वाले के लिए रखता है? नहीं। जो 5,000 है वो 1 लाख वाले आदमी की इनकम का ज्यादा परसेंटेज है, लेकिन 10 लाख वाले बंदे की इनकम का 5,000 कम परसेंटेज है। 1 करोड़ एक बंदे की इनकम है, उसके ऊपर 5,000 टैक्स और कम परसेंटेज है। तो लिहाजा जब इनकम बढ़ती है, रिग्रेसिव टैक्स की बात करूं, इनकम बढ़ती है तो टैक्स जो है परसेंटेज वाइज कम होता है, इस तरह सेल्स टैक्स में देखा। ठीक है, अब 1 लाख जो है, अब वो 5,000 टैक्स दे रहा है, तो कितने परसेंट दे रहा है, 5% दे रहा है। ठीक है, अब जो 10 लाख वाला बंदा आएगा, वो कितने दे रहा है, 5,000 दे रहा है, तो वो कितने परसेंट दे रहा है, आई थिंक वो 0.5% दे रहा है। देखो ना, परसेंटेज में तो कमी आ गई इनकम के बढ़ने से। तो ये चीज जो है, इसको बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। और एक तरह से सेल्स टैक्स जो है, ये भी रिग्रेसिव टैक्स ही होता है। खैर, आगे देखते हैं। हमारे पास जो है वो यहाँ पर कुछ दी हुई हैं हम लोगों ने, कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं। सबसे पहले तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के दिए हुए हैं। डायरेक्ट टैक्स जो है, जो कहता है इक्विटेबल है, एडवांटेजेस बता रहे हैं। इक्विटेबल मतलब इक्विटी इसके अंदर होता है, मतलब जो हायर ग्रुप है वो ज्यादा पैसे देते हैं, लोअर ग्रुप कम पैसे देते हैं, बहरहाल एक तरह से इक्विटेबल रहते हैं, इक्वलिटी रहती है इसके अंदर। इकोनॉमिकल होता है, इकोनॉमिकल का मतलब इनको पैसे मिलते हैं, परसेंट रेट होता है यार, कुछ भी नहीं है, इसको पढ़ ही लेना बस। रिलेटिव सर्टेनिटी होती है, अच्छा ये सर्टेन होता है ना, क्योंकि टैक्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टेन चीज़ है, लीगल चीज़ है, ये रहता है इसके अंदर। इलास्टिक होता है, इलास्टिक का मतलब इस फ्लेक्सिबल होता है, जब ज़्यादा टैक्स चाहिए होता है तो फिर टैक्स बढ़ा देते हैं, कम पैसे चाहिए होते हैं टैक्स कम कर देते हैं। जब हो गए नहीं, क्या कहते हैं, जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है ना, तो टैक्स कम हो जाता है ताकि लोगों के पैसे ज़्यादा उड़ें, और फिर ओ आई एम सॉरी, जब डिमांड ज़्यादा होती है ना, तो टैक्स जो है वो ज़्यादा लगा देते हैं ताकि लोगों के पैसे उड़ें, और फिर डिमांड कम करते हुए इन्फ्लेशन कम हो जाए। तो ये उलट भी हो सकता है डिफ्लेशन में, तो वो बोलते हैं ये इलास्टिक होता है, एंटी इन्फ्लेशनरी। हाँ, जब इन्फ्लेशन होती है तो क्या होता है, हमारे पास डिमांड ज़्यादा होती है, जब टैक्स लगता है डिमांड कम हो जाती है, तो वो कहता है ये चीज़ इन्फ्लेशन को भी ख़त्म कर देती है। ये इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस पॉसिबल टू इवेट, वो कहते हैं इससे ना बचना आसान होता है। वो जिस तरह एफआईआर के वकील करते हैं, वो किस तरह आपकी प्रॉपर्टी छुपा देंगे, एसेट छुपा देंगे, और आप किसी तरह डायरेक्ट टैक्सेस से बच जाते हो। वो कहता है एक पॉसिबिलिटी है इवेट करने की। अनपॉपुलर, अनपॉपुलर का मतलब नापसंदीदा, मतलब ये लोगों को नहीं अच्छा लगता कि यार वो ज़्यादा कमाते हैं तो फिर उनको ज़्यादा परसेंटेज टैक्स देना पड़ता है, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती। ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। मतलब एक चीज़ नापसंदीदा है ना, कि आपको पता है आपको हर सूरत टैक्स देना है। फिर आता है डिस्करेज सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, जाहिर है, जब वो कहता है कि इससे आदमी जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाता, सेविंग्स ही नहीं कर पाता, क्योंकि टैक्स इतने लग जाते हैं, पीछे बचता ही कुछ नहीं। लेस इंसेंटिव टू वर्क हार्ड, हाँ वो कहता है क्यों करें, जब आपने 10 लाख वाले पे 20% लगाना है, 1 करोड़ वाले पे 40% लगाना है, क्यों करें काम हम, गवर्नमेंट को खिलाने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ जो है, ये डिसएडवांटेजेस है।
फिर वो कहते हैं कुछ एडवांटेजेस होते हैं। अब हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है। इनडायरेक्ट टैक्स के क्या एडवांटेजेस होते हैं? वो कहते हैं ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को खत्म करते हैं। अब वो किस तरह से? देखो ना, अब जितनी इलीगल चीजें होती हैं जैसे शराब या सिगरेट वगैरह, अब गवर्नमेंट क्या करेगी? इन पे 60-70% टैक्स लगा देगी, पेनल्टीज लगा देगी, फाइन लगा देगी। अब इस तरह से ये लोग कुछ कुछ तादाद में तो छोड़ ही देंगे ना यार। उस तरह से ये खत्म हो गई। फिर वो कहते हैं इवेजन इज इम्पॉसिबल। इवेजन हो ही नहीं सकती। आप पे चलान हो गया तो आपको हर सूरत पे करना पड़ेगा, दूसरे मुल्क नहीं जा सकते आप। एफआईआर हो गई और इस तरह से, तो ये जो है आपको हर सूरत पे करना ही पड़ेगा। इसके बगैर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, एक ना एक दिन तो पे करना ही पड़ेगा ना। तो ये चीज जो है, ये इवेजन मुश्किल हो जाती है। अलाउस पीपल greater choice. Consumer makes choices and tax is paid rather than having uh, income taken away immediately. क्या मतलब है इसका? खैर, इसको देख लेना। तो इसकी वाइड रेंज होती है बहुत ज़्यादा। ये हेल्पफुल होता है कंट्रोल करने के डीमेरिट गुड को। डीमेरिट गुड जैसे मैंने अभी बताया कि जो नेगेटिव चीज़ें होती है ना, स्मोक, अल्कोहल और इन चीज़ को कवर करने के लिए ये जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। बहरहाल इसकी वाइड रेंज होती है। वाइड रेंज का मतलब ये है, ये बहुत सारी चीज़ों पे लग जाता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है ना, पेनल्टी कहीं पे भी लग जाती है किसी भी तरह से। हमें तो सिर्फ अभी इसी का पता है ना, ट्रैफिक पुलिस का। नहीं तो बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर पेनल्टीज लगती हैं, तो उस तरह से ये जनरेट होता है। वो कहते हैं जी इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये भी रिग्रेसिव किस्म का होता है। अब वो डिसएडवांटेजेस बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं जी सेम तरह का चालान जो है अमीर गरीब पे लगता है। अमीर जो है 1 लाख कमाने वाला वो भी 2,000 देगा, और गरीब अगर हम चलो कह लें 30,000 कमाने वाला वो भी 2,000 देगा। तो वो कहते हैं यार ये तो ज्यादती है ना। पता नहीं जाती है या नहीं, लेकिन उनके नज़दीक है। और इसी को मैंने बताया था, इसको रिग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। तो वो कहता है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। फिर कॉस्ट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इसकी वजह से वो कहते हैं इन्फ्लेशन भी होती है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है ये अगले चैप्टर्स के अंदर बताएंगे कि किस तरह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है। एक तो होती है डिमांड पुल, डिमांड बढ़ जाती है। फिर होती है कॉस्ट पुश, चीज़ों की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। जब प्राइस बढ़ती है तो जाहिर है फिर उसकी डिमांड भी है वो बढ़ने लग जाती है, और इस वजह से इन्फ्लेशन होती है। फिर आता है एस्टेब्लिश ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट का यार वाजे से मतलब है कि जब हमारे पास ये जब टैक्स ही इतने लगा देते हैं गवर्नमेंट इनडायरेक्ट, तो फिर लोग जो है वो इलीगल स्मगलिंग और इस तरह से करते हैं टैक्स से बचने के लिए। ब्लैक मार्केट बनती है। फिर ये अनसर्टेन होता है, इसका पता ही नहीं होता आपको कब इनडायरेक्ट टैक्स लग गया है, और फिर ये मार्केट को डिस्टॉर्ट करता है। बहरहाल ये सारी चीज़ें फिर पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आगे प्रोग्रेसिव है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। प्रोपोर्शनल का भी ऐसे ही है, ना अभी पढ़ो तब भी चलेगा। ठीक है, और ये सब है। आगे है इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो अब बात को समझना, ये जो टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का ये मतलब है कि वक्त के साथ कंट्री की इकोनॉमी बेहतर हो, उसकी जीडीपी बेहतर हो, लोगों का जो इनकम सो है वो बेहतर हो। हर साल जो है वो जीडीपी, बेसिकली जीडीपी पिछले साल से बेहतर हो, और इस चीज को बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। एक और होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, डेवलपमेंट और इसमें बड़ा फर्क होता है, क्योंकि डेवलपमेंट सबसे पहली बात शॉर्टर पीरियड के लिए नहीं होता। 20-25 साल अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे, 20-25 साल अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे तो फिर इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। और इसके अंदर ये होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर सबसे अहम चीज़ है कि उसके अंदर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर होता है। और वो बात ग्रोथ के अंदर नहीं होती। ग्रोथ के अंदर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। लेकिन अगर जीडीपी बढ़ रही है, नेशनल इनकम बढ़ रही है, लोगों का इनकम सोर्स बढ़ रहा है पिछले साल से, तो फिर वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, ये कभी कभार धोखा भी होता है, क्योंकि अगर हम कहें कि इनकम सोर्स बढ़ रही है तो हो सकता है चीजों की प्राइस भी बढ़ रही है। एक चीज 10,000 की थी, तब आमदनी 50,000 थी। अब जी आमदनी 1 लाख है और हो सकता है वो चीज 30,000 की होगी, लेकिन उसका इकोनॉमिक ग्रोथ से कोई ताल्लुक नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हैं कि इनकम बढ़ी है या नहीं। तो अगर पिछले साल से इनकम बढ़ी है तो उस चीज को क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ बोलेंगे।
और डेवलपमेंट क्या होता है कि नहीं, डेवलपमेंट का ये मतलब होता है कि लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर हो। जब लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर होते हैं तो वो तो ओरिजिनल चीज होती है, वो इसकी तरह धोखा थोड़ी होता है इकोनॉमिक ग्रोथ की तरह। अब देखो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना, उसके एक रुस्तो है साइंटिस्ट, उसने कुछ स्टेजेस बताए हैं। 5 स्टेजेस हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के। पहला है ट्रेडिशनल सोसाइटी, फिर है प्री टेक ऑफ स्टेज, ड्राइव टू मेच्योरिटी और एज ऑफ मास कंजप्शन। कि किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। सबसे पहला है ट्रेडिशनल सोसाइटी। ट्रेडिशनल सोसाइटी पिछले दौर, उसमें क्या होता था कि एग्रीकल्चर होता था और टेक्नोलॉजी का कोई नामो निशान ही नहीं था, और इस एग्रीकल्चर के जरिए ही आगे बढ़ते रहे। और फिर इसी चीज को उन्होंने कहा कि ये सबसे पहला स्टेज होता है किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर के बगैर आगे इंडस्ट्रीज भी नहीं बन सकती, क्योंकि उनको भी तो रॉ मटेरियल चाहिए ना। तो ट्रेडिशनल जो सोसाइटी है, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके अंदर एग्रीकल्चर होता है। फिर आता है प्री टेक ऑफ स्टेज। प्री टेक ऑफ स्टेज का मतलब है कि हमने पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी देखी। ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो तो है, ठीक है, लेकिन प्री टेक ऑफ स्टेज के अंदर कुछ मशीनरीज इस्तेमाल की गई वही एग्रीकल्चर करने के लिए। अभी भी इंडस्ट्रीज का कोई वो नहीं सीन बना। प्री टेक ऑफ स्टेज का मतलब है कि कर वही एग्रीकल्चर ही रहे हैं, लेकिन कुछ आलात से, मशीनों से, जैसे छोटी मोटी मशीनें होती हैं इनके लिए, जो कि खुद भी बन जाती हैं। ये किस तरह से एक जगह, एक मुल्क, एक नेशन किस तरह ग्रो करती है, उसके ये स्टेप्स बता रहे हैं। पहला था ट्रेडिशनल सोसाइटी, फिर था प्री टेक ऑफ स्टेज, आगे आता है टेक ऑफ स्टेज। अच्छा, टेक ऑफ स्टेज के अंदर पहली बार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होती है। लोग जो हैं वो हल्का से, क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर की तरफ हटकर और इंडस्ट्रीज की तरफ आते हैं। लेकिन अभी भी कहा यही जाता है कि टेक ऑफ स्टेज पर भी एग्रीकल्चर ही डोमिनेट रहती है। अभी भी एग्रीकल्चर का ही सारा निसार होता है। जैसे मान लो कि आप फर्नीचर बना रहे हैं लकड़ियों से, तो यार आप फिर भी एग्रीकल्चर का तो सीन रहेगा ना, लकड़ियां तो चाहिए ना। तो टेक ऑफ स्टेज के अंदर इंडस्ट्रीज बनती हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा जो काम होता है वो एग्रीकल्चर का ही होता है। फिर आता है ड्राइव टू मेच्योरिटी। ड्राइव टू मेच्योरिटी होती है इंडस्ट्रियल, बिल्कुल मतलब इंडस्ट्रियल जो एरा आ जाता है, और इसके अंदर एग्रीकल्चर बहुत ही कम हो जाता है। एग्रीकल्चर कभी खत्म नहीं हो सकता, मैं ये बता दूं, वो कम होता है सिर्फ, ठीक है, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर ही देता है। और दिस स्टेज रिफ्लेक्ट, सॉरी, एज ए टेक्नोलॉजी, हाँ मतलब इसके अंदर जो है ड्राइव टू मेच्योरिटी, इसके अंदर मुकम्मल तौर पर टेक्नोलॉजी होती है। फिर आता है एज ऑफ मास कंजम्पशन। ये बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है। अब इसके अंदर जो होता है, लोगों की इनकम बढ़ जाती है, उनका पर कैपिटा जो सोर्स है वो बढ़ जाता है। पीपल एंजॉय लिविंग हाई स्टैंडर्ड्स, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ जाते हैं। और ये क्या होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद की स्टेज है, मतलब मुकम्मल तौर पर एक वाज़ेह किस्म की डेवलपमेंट और ग्रोथ। अब देखो, अब आप कह रहे होगे कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोग लिविंग स्टैंडर्ड्स को अच्छा एंजॉय करते हैं, लेकिन अभी मैंने कहा था कि जब लिविंग स्टैंडर्ड्स एंजॉय करते हैं उसको ग्रोथ नहीं बोलते, उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये जो डेफिनेशन दी गई थी ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, ये जो पॉइंट्स हैं ये उससे पहले के। इसी वजह से यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक ही चीज़ दिखाया हुआ है। क्लियर है यार। उसके बाद आता है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ग्रोथ एंड रिसेशन। एक होता है ग्रोथ, जो ग्रोथ होती है सीधी बात, और रिसेशन का मतलब बुरा वक्त जो होता है। इंडिकेटर्स का मतलब कुछ गवर्नमेंट ने ऐसे इंडिकेटर्स रखे हुए हैं जो कि ये बात बता देते हैं कि इकोनॉमी बूस्ट करेगी या इकोनॉमी गिरेगी, और इनको बोलते हैं लीडिंग, लैगिंग और को इंसिडेंट इंडिकेटर्स। अब ये 3 तरह के इंडिकेटर्स हैं जो कि ये बता देते हैं कि 3 से 12 महीनों के अंदर क्या होगा अगले आने वाले। अब इनमें सबसे पहला है लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर ये बता देगा आज कि अगले 3 से 12 महीनों के दरमियान क्या हो सकता है, कि क्या इकोनॉमी बढ़ सकती है या गिर सकती है। ये चीज क्या बताते हैं, लीडिंग। लैगिंग क्या होता है, लैगिंग जो हो चुका होगा ना, इकोनॉमी अगर आज गिरी है तो लैगिंग 3 माह बाद जाके बताएगा कि इकोनॉमी गिर गई थी। तो ये लैग करता है, जाहिर है, नाम से पता चल रहा है। तो लैगिंग जो है ये 3 से 12 माह पीछे का डाटा बताता है, वो काम हो चुका होता है, ये 3 से 12 माह बाद जाके बताता है कि आखिर क्या हुआ है। फिर आता है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट एट द पॉइंट बताता है, आज ये इंडिकेटर बोलता है इकोनॉमी गिरेगी और आज ही इकोनॉमी गिरती है, यह है कोइंसिडेंट इंडिकेटर।
ये 3 इंडिकेटर हैं, जो कि सिर्फ़ इकोनॉमी को देखने के लिए बनाए गए हैं और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है जी इकोनॉमिक ग्रोथ के कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। अजीब है ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ के डिसएडवांटेजेस कैसे हो सकते हैं? अच्छा देखो, सबसे पहले एडवांटेजेस देख लो, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, लोगों के पास पैसा होता है, रोज़गार होता है। फिर वो कहते हैं जी फिजिकल बेनिफिट्स होते हैं, फिजिकल बेनिफिट्स का मतलब ये है कि जब लोगों के पास रोज़गार बढ़ता है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, फिर बजट जो है गवर्नमेंट वो भी ज़्यादा कलेक्ट करती है। वाज़-सी बात है, लोगों के पास पैसा है तो उनको हज़म थोड़ी होगा। और इस वजह से रिडक्शन इन पॉवर्टी होती है, यानी कि गरीबी कम होती है। एक तरह से चारों पॉइंट में बात एक ही की हुई है। अच्छा, अब इससे नुकसान क्या हो सकता है? मैंने पहले ही बताया था, जब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा। क्योंकि जब लोगों की रोज़गार ज़्यादा होता है, तभी वो डिमांड ज़्यादा करते हैं। तो डिमांड ज़्यादा करते हैं ना, तो फिर लोग चीज़ों की प्राइस बढ़ती है और इन्फ्लेशन होती है। तो वो कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से इन्फ्लेशन होती है। फिर एनवायरनमेंटल कंसर्न होते हैं। पैसा होता है लोगों के पास, वो एनवायरनमेंट का कहाँ ख्याल रखते हैं, बिज़नेस शुरू करते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, धुआँ, इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं, तो ये खराब हो सकता है। इनकम इनइक्वालिटी होती है, मतलब ये है कि जो अमीर है वो ज़्यादा फ़ायदा उठाता है इससे, इकोनॉमिक ग्रोथ से। क्योंकि देखो ना, अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट अगर वही है, एक बंदा है उसको जी मैं कहता हूँ 100% मुनाफ़ा हुआ है, लेकिन उसने इन्वेस्ट ही ₹100 किए थे, तो उसको तो ₹200 मिलेंगे यार, और वहीं 1 करोड़ वाले को 2 करोड़ मिलेंगे। तो देखो फ़र्क तो है। तो वही कहते हैं कि वैसे देखा जाए ना यार, लॉजिकली कोई फ़र्क नहीं है, उसकी क्या गलती है 1 करोड़ वाले की? लेकिन फिर भी। तो इन इनकम इनइक्वालिटी रह जाती है। यहाँ पर हम एक आदमी की बेस पे नहीं सोच रहे या गवर्नमेंट की बेस पे सोच रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए सब बराबर हैं, ठीक है? तकरीबन। सोशल कॉस्ट उसी को बोल रहे हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न्स को सोशल कॉस्ट होती है जो सोसाइटी पे करती है। धुएँ से, इंडस्ट्रीज़ के धुएँ से, मॉडर्निटी से। कोई पे नहीं करता, माशरा पे करता है, ये सोशल कॉस्ट होती है। करंट अकाउंट डेफिसिट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला सीन होता है, जिसकी वजह से जब हमारे पास ग्रोथ का टाइम होता है, तो हम टेक्नोलॉजीज़ को बाकी मुल्कों से खरीदते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है वो हमारा अपना बैलेंस कम होता रहता है, क्योंकि हम चीज़ें खरीदने लग जाते हैं, हमारे पास पैसा ज़्यादा आ जाता है, बेचने की बजाय खरीदते रहते हैं बस। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़, वही एनवायरनमेंट वाली बात को तीसरी बार बोल रहे हो। तो यार ये ना पब्लिक फाइनेंस का चैप्टर था, ये तकरीबन हो गया है और इंशाल्लाह हो ही गया होगा।